नमस्कार, आप सभी का डीजीएन न्यूज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आईपीएल का रोमांच जारी है और जिस अंदाज में लगातार मैच दर मैच हम इसके रोमांच को बढ़ते हुए देख रहे हैं, निश्चित तौर पर यह टूर्नामेंट अब तक के संस्करण का सबसे खास मुकाम हासिल करने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में नंबर 2 पर है, जबकि मुंबई इंडियन 8वें नंबर पर है। तो जाहिर सी बात है कि यहां मुंबई के लिए जीत की अदद तलाश है। 5 बार खिताब जीत चुकी यह टीम चाहेगी कि इस बार के संस्करण में आज मुकाबला जीतकर पॉइंट्स का खाता खोला जाए। तो दूसरी तरफ केकेआर फॉर्म में दिखाई दे रही है टीम, और यही वजह है कि मुंबई इंडियन जैसी तगड़ी टीम के सामने आज केकेआर की चुनौती आसान नहीं होने वाली है। लेकिन क्या कुछ हो सकता है मुकाबले में, हम हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं। उनके अनुभव के आधार पर ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दोनों टीमों में से किस टीम को ज्यादा वजनदार माना जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है सुखदेव सिंह गुम्मन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विषय। और उसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे रमेश भाटिया, क्रिकेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी और कोच संजय चौबे सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज के मुकाबले की बात करें, लेकिन उससे पहले कल जो एक दिलचस्प और रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें दिनेश कार्तिक ने एक बार फिर बता दिया कि अनुभव क्रिकेट में कितना मायने रखता है। भले फॉर्मेट कोई भी हो, अनुभव के बिना जीत मुश्किल साबित होती है, ये कल कार्तिक ने करके बताया। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। मैं बार बार बोलता हूँ, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ लक। यही दिनेश कार्तिक हैं जो केकेआर की तरफ से इतने सारे सीजन में बहुत एक या दो रिमार्केबल इनिंग खेल पाए हैं। और अगर हम देखेंगे तो अभी 2 मैच ही आरसीबी खेली है, 3 मैच खेली है। उनमें से हमेशा हमने देखा कि दिनेश कार्तिक एक डिफरेंट बैट्समैन नज़र आए, कि ये वो दिनेश कार्तिक नहीं है जो केकेआर की तरफ से खेलते थे। और मैं तो आरसीबी टीम की जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है। कल हमने कहा भी था आपसे कि इस ग्राउंड का जो रिकॉर्ड है वानखेड़े का, कि बैटिंग फर्स्ट जो है वो टीम एक भी मैच नहीं जीती और बैटिंग सेकंड तीनों मैच जीत चुकी थी। और स्कोर की भी हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्कोर इस विकेट पर अभी तक नहीं बना था, 128, 131, 156। जबकि कल राजस्थान रॉयल ने 169 फॉर 3 बनाया। विकेट शुरू में थोड़ी सी होल्ड कर रही थी, बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी, और बल्लेबाज जो हैं वो बहुत रन इनिशियली नहीं बना पा रहे थे। और जोस बटलर जो कि बहुत ही खुलकर उन्मुक्त होकर बैटिंग करते हैं, उन्होंने 100 भी पिछले मैच में बनाया था। नॉट आउट रहे, वो बैटिंग करने आए, नॉट आउट रहे और 70 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। एक थोड़ा सा एक इंडिकेशन ये भी मिलता है कि एक फ्री फ्लोइंग बैट्समैन जो इनफॉर्म है और सिर्फ 70 रन और लास्ट में नॉट आउट रहना, कि कहीं ना कहीं बॉल जो है वो होल्ड करके आ रही है, रुक कर आ रही है, और बैटिंग जो है विकेट जो है बैटिंग के लिए कंड्यूसिव नहीं थी। 169 को देखते उस समय लग रहा था कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव चैलेंज होगा। और जब 4 विकेट आरसीबी के हो गए तो लग रहा था कि राजस्थान रॉयल जिस ब्रांड का क्रिकेट खेल रहा है आज भी उसी तरह का वन वे ट्रैफिक होगा कि हमें लगेगा कि इजीली आरसीबी से मैच जीत लिया। परंतु दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद की जितनी भी तारीफ करी जाए उतनी कम है। दोनों ने आकर 44 रन किए, लेकिन जिस फ्री फ्लोइंग अंदाज में रविचंद्रन अश्विन के एक ओवर में उन्होंने बहुत सारे रन बनाए, वो सिमिलरली ट्रेंट बोल्ट को जिस तरीके से शहबाज अहमद ने मारा, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वो बॉलर है जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है और उसको मारना बहुत मुश्किल है। वो बहुत चेंज एंड पेस करते हैं, अच्छी लाइन एंड लेंथ पे डालते हैं, बैट्समैन के लिए मुश्किलें क्रिएट करते हैं। परंतु वो जिस तरीके से उठा कर मार रहे थे, और 2 ओवर में मैं तो कहूँगा कि इस मैच का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। और जहाँ हम लग रहा था हमको शुरू से मैच देखते वक्त कि राजस्थान रॉयल जो है आराम से मैच जीत जाएगी, परंतु लास्ट में जाकर एक अच्छी बैटिंग करने के कारण दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद ने ये मैच अपनी टीम को जिता दिया। संजय सर, एक मजबूत टीम मानी जा रही राजस्थान रॉयल्स को हालिया प्रदर्शन के आधार पर हम कहें तो, लेकिन कल एक मोमेंटम तोड़ने में आरसीबी कामयाब हुई है। आरसीबी के लिए ये जीत कितनी ज्यादा मायने रखेगी, क्योंकि एक जो ऊर्जा की जरूरत थी वो कल एक बड़ी टीम को हराने के बाद कितनी इस टीम में आ गई होगी? एक जीत तो जीती होती है, आप तब जीतते हैं तो आपकी टीम में मोरल तो डेफिनेटली ऊपर हो ही जाता है। पर जिस हिसाब से सर ने बताया, और 4 विकेट गिरने के बाद 170 रन चेस किए उन्होंने, क्योंकि शुरू में हम देख रहे थे कि बॉल ग्रिप भी हो रहा है, उतना पेस से आ भी नहीं रहा था बॉल बल्ले पे। पर तो भी राजस्थान रॉयल ने, जॉस बटलर ने, हिटमायर ने और पार्टिकल ने मिलके तीनों ने 170 तक पहुंचा दिया था। पर इसके बाद उनके 4 विकेट गिरने के बाद जो दिनेश कार्तिक ने और शहबाज ने बैटिंग की है, खास करके जब उन्होंने
सैनी को ट्रेंट बोल्ट को जो शॉर्ट आर्म पुल मार के छक्के मारे दो, एक उसको सैनी को और एक ट्रेंट बोल्ट को, तो ट्रेंट बोल्ट दोनों हाथ घुटने पे आ गए तो लग रहा था कि अब फेंकूं कहाँ पे बॉल इसको, कि ये हथियार डाल दिए। हाँ, और अश्विन का जो ओवर था वो पूरा गेम चेंजर ओवर था, जो एक ओवर में उन्होंने करीब 22 या 24 रन दिए हैं, वो पूरा ओवर पूरा मोमेंटम चेंज कर दिया उसने पूरे मैच का, और वो मैच आरसीबी की तरफ ले गया। उसी ओवर से 14वें ओवर से आप देखिए, इसके बाद सारे बॉलरों की पिटाई लगी है। उसके 13 ओवर तक पूरा टाइम आरसीबी के फेवर में था मैच, 14वें ओवर से पूरा मैच आरसीबी के फेवर में चला गया। तो यही इस फॉर्मेट की विशेषता है कि यदि कोई खिलाड़ी अपने पर आ जाए, अपना फॉर्म दिखाने लग जाए, तो पूरा मैच पलट जाता है, और कल हमने वो तस्वीर देखी। लेकिन तारीफ करना होगी यजुवेंद्र चहल की। सर, इस खिलाड़ी ने पूरा मैच बनाकर दे दिया था, और जब तक वो गेंदबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि अब राजस्थान रॉयल्स के सामने कोई चुनौती नहीं है आरसीबी। बिल्कुल ठीक बात है, एक स्टार स्पिनर हैं वो, इंडियन टीम में खेलते हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा रेट करते हैं सब लोग आरसीबी की तरफ से, और हमने कहा भी था मैच से पहले कि वो कहीं ना कहीं दिखाना चाहेंगे कि उनमें कितनी कैलिबर है, कितनी कैपेबिलिटी है, क्यों वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, और कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा मलाल उनके है कि राजस्थान रॉयल ने उनको जो 3 प्लेयर आपको रिटेन करने थे, रिटेंशन पॉलिसी के तहत नहीं रखा था। एज ऑलवेज उन्होंने बिल्कुल कंजूसी से बॉलिंग करते हुए 2 ही विकेट दिए, और यही कारण था कि अगर आप देखेंगे कि आरसीबी ने लगभग 10 बॉलों के 11 बॉलों के बीच में 4 विकेट खोए। कोई भी टीम अगर 10-11 बॉल के ऊपर 4 विकेट खो देती है, डेफिनेटली आप बैकफुट पे आते हैं, और उसके बाद में फिर उसको स्लोली ग्रेजुअली बिल्डअप करना और उस टीम को जिताना, ये टीम का करैक्टर दिखाता है कि आपको जो प्लेयर्स चाहिए हैं मिडिल ऑर्डर में, आपके पास में बैटिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर आपका टॉप ऑर्डर फेल होता है तो आप तो भी उतने रन बना पाएँ। तो कल उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी। युजवेंद्र चहल की हम जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है, और लेग स्पिनर वैसे भी अगर आप देखेंगे इस फॉर्मेट में, शॉर्टर फॉर्मेट में लेग स्पिनर गुगली डालते हैं वो, तो उनको रीड करना मुश्किल होता है, उनको मारना मुश्किल होता है, और वो बहुत सारे विकेट भी लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दूसरे एंड के ऊपर जो 2 हम बार बार कहते चले आ रहे थे कि राजस्थान रॉयल का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, नवदीप सैनी को रन पड़े, उसके बाद में हमने देखा कि कैसे अश्विन को 1 ओवर में पड़े, किस तरह से ट्रेंट बोल्ट को 1 ओवर में पड़े, ये सारे स्टार बॉलर्स हैं। परंतु जो सिचुएशन होती है, जो कंडीशन होती है, जिस समय आप खेल रहे होते हैं, और जो विकेट है, जैसा हमने उस दिन भी कहा था और यहाँ हमेशा कहते चले आ रहे हैं कि ये अनफेयर है कि जब आप गीली बॉल के साथ बॉलिंग करते हैं, ड्यू आता है, और जिस विकेट के ऊपर बॉल होल्ड कर आ रही थी, रन नहीं बन रहे थे, जब उसके ऊपर ड्यू आता है तो वो क्विक हो जाती है विकेट, कंड्यूसिव हो जाती है बैटिंग के लिए, स्टॉक मेकिंग ईजी हो जाता है, रन बनाना आसान होता है, फील्डिंग में फील्डर्स को बॉल गीली होने कारण से पकड़ने में प्रॉब्लम आती है, और उस विकेट का स्वरूप ही बदल जाता है। और उसी कारण से हमने देखा कि 4 विकेट होने के बाद में भी किस तरीके से राजस्थान आरसीबी के बैट्समैन ने बहुत इजीली आखिर में वो मैच जीती। एक सवाल दोनों से है मेरा, हमारे खास अतिथियों से। सर, आपसे शुरुआत करूंगा कि जो ड्यू फैक्टर की हमने बात की, इसकी शिकायत भी बोर्ड को की गई है, और उसके बाद अब एक खास तरह का स्प्रे किया जा रहा है ग्राउंड पर कि जो ड्यू फैक्टर है उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण रखा जा सके। सर, क्या कहेंगे? ये शिकायत हम लोग भी लगातार बात कर रहे थे, और वाजिब बात है कि अगर टॉस जीतने के बाद ही मैच जीत लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी होगी। उसका कल असर दिखा भी है। आप देखिए, कल इतना ड्यू दिख नहीं रहा था ग्राउंड में, उन्होंने जो स्प्रे किया तो उसका असर दिखा। ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप कि भाई अगर मान लो मैंने टॉस जीता और मैंने पहले फील्डिंग ली, तो वो तो मुझे पता ही है कि बाद में बॉल गीला होगा, तो गीला होने के बाद तो बॉल कुछ होता ही है, ना स्पिन होता है, ना स्विंग होता है, कुछ भी नहीं होता है। बैट्समैन की तो बहुत ईजी हो जाता है फिर वो बॉल। तो इसीलिए उन्होंने सारी फ्रेंचाइज ने कंप्लेंट करी थी कि भाई ये ड्यू का कुछ तो किया जाए। उन्होंने स्प्रे डाला, तो आप कल देखिए स्प्रे डाला तो कल ड्यू कम था, कल इतना ड्यू नहीं था जितना होता है वानखेड़े में, जितना ड्यू गिरता है उतना कल ड्यू नहीं था उसमें। पर फिर भी जो दिनेश कार्तिक और शाहबाज ने जो बैटिंग करी, वो बिल्कुल क्रेडिट उनको जाता है, उन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग करी। सर, कल हमने, अगर आपको याद हो तो हमने ड्यू फैक्टर का डिस्कस भी किया था, और हमने कहा था कि कुछ टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं जिसके थ्रू इसको हटाया जा सकता है। तो वही हुआ, क्योंकि डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा अनड्यू एडवांटेज है जो टॉस के साथ में एक टीम को मिलता है कि बाद में गीली बॉल फील्डर्स के लिए, और ड्यू अमाउंट ऑफ ड्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है अनप्रडिक्टेबल है। हमने एक मैच में देखा जिसमें बिल्कुल ड्यू नहीं था, और अगले मैच में देखा कि इतना सारा ड्यू था कि वो पानी बिल्कुल, बॉल जब रोल करती है फील्ड में तो उसके साथ में पानी स्प्लैश होता हुआ दिखता है। तो आप फील्डर के लिए फील्डिंग करना मुश्किल है, बैटिंग विकेट जो है उसके ऊपर ड्यू आने के कारण से वो स्किड होने लगता है बॉल, और बैट पे आने लगता है, रन बनाना आसान हो जाता है।
तो कहीं ना कहीं बोर्ड को इसके बारे में सोचना चाहिए और हम सब इसको वेलकम करेंगे कि ये, जैसा मैंने कल भी कहा था, फॉरेन में ऐसा ही होता है कि अगर उस पर्टिकुलर वेदर में अगर ड्यू आ रहा है तो वो स्प्रे करते हैं, स्प्रे से ड्यू जो है वो छट जाता है, कम होता है, और उसके साथ साथ वो रोप घुमाते हैं उसमें कि रोप से क्या है, जो ग्रास के ऊपर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हट जाते हैं और आपको ड्यू का जो इफेक्ट होता है कम हो जाता है। तो डेफिनेटली इतने बड़े टूर्नामेंट में जहाँ 10 फ्रेंचाइजीज हैं और वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे रिनॉन प्लेयर और इंडिया के अपकमिंग प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो उनको एक फेयर प्लेइंग ग्राउंड मिलना चाहिए दोनों को, और उसके बेस के ऊपर जो है आपकी टीम क्या परफॉर्मेंस करती है, आप फेयर प्ले होगा, अगर कंडीशन दोनों को सिमिलर मिलेगी तो बेटर क्रिकेट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था इसलिए लागू की गई है क्योंकि हम लोग भी लगातार चर्चा कर रहे थे। वैसे सर ये चर्चा हम अभी नहीं कर रहे बल्कि हम ये वर्ल्ड कप के समय से कर रहे थे। हमने देखा खास तौर पर हम सभी भारतीयों के लिए जो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला था वो कंडीशन आधारित मैच हो गया था, क्योंकि वो पूरा टूर्नामेंट ऐसा रहा कि जिसने टॉस जीता उसने मैच जीता। तो क्या अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी इस तरह की शिकायतों का निराकरण इसी अंदाज में किया जाएगा जो आईपीएल बोर्ड के द्वारा नहीं होना ही चाहिए? देखिए आईपीएल जो हो रहा है वो आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट है वो, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल टीम्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3, 4, 5 प्लेयर हैं वो सब इनमें खेल रहे हैं, और जितना व्यूअरशिप आईपीएल का है उतना शायद वर्ल्ड कप का भी नहीं होगा। तो आप जब यहाँ कर रहे हैं, और वाई नॉट, अगर ये एक वेलकम चेंज है और एक अच्छी सोच है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि जो भी आपके स्पॉन्सर्स होते हैं, जो आपको एडवर्टीजमेंट देते हैं, पैसा जिनसे कलेक्ट होता है, जिससे ये पूरा फॉर्मेट चलता है, वो चाहेंगे कि आई बॉल्स जो होती हैं, जब वो प्रोडक्ट उनका डिस्प्ले करते हैं, एडवर्टीजमेंट आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्किंग डेज में तभी देख सकते हैं जब वो मैच जो है ऑर्गेनाइज उस समय कराए जाएँ जब ऑफिस के आवर्स खत्म हो चुके हों, और ऑफिस के आवर्स जब खत्म होते ही शाम हो चुकी होती है, और डेफिनेटली वेदर के साथ साथ उस समय ड्यू फॉल होना चालू हो जाता है। और वो ड्यू को काउंटर करने के लिए आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि आप ये कम से कम ये जो स्लॉट है, जो प्राइम टाइम है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्पॉन्सर्स को आपको जस्टिफाई करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो अगली बार वो आपको एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे, पैसे नहीं आएंगे। तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना है क्योंकि उसमें इतना सारा पैसा इन्वॉल्व है, प्लेयर्स को पैसा देना है, बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें पैसा लगता है, तो पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, तभी जाकर जो है आपको लोग आएंगे, आगे आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और आप उसको और बड़े लेवल के ऊपर ले जा पाएंगे। सर वेलकम चेंज मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ की अगर मान लो दोनों टीमें अगर समान रूप से रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि एक को एडवांटेज मिले एक को ना मिले। क्योंकि टॉस जीतना, फील्डिंग करना, ड्यू आना, मैच हारना, तो वो सामने वाले को मतलब 50% आदमी इसी में टेंशन में आ जाता है कि यार मैं टॉस हार गया हूँ, अब मेरी बैटिंग आ रही है, फिर बाद में बॉलिंग आएगी, तो उसका दिमाग चलता है कि यार अब मेरे को बॉलिंग में अगर मैंने कम रन बनाया है, या मान लो कि ऐसे रन बनाए 175 के आसपास बनाए, पर वो बॉल गीला रहेगा तो मेरे लिए तो वो 150 के बराबर ही है, तो ऐसा हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है जो स्प्रे डाल के और जो ड्यू को हटाने का काम किया है, बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया। तो कहीं ना कहीं जो शिकायत थी उसके निराकरण को लेकर भी यहाँ पर बोर्ड ने काम किया है, और अब उम्मीद की जा रही है कि जो कंडीशंस हैं वो दोनों टीमों के लिए बराबर होगी, जिससे क्रिकेट का रोमांच और ज़्यादा दिलचस्प हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियन की। हम आंकड़ों पर गौर करें तो 29 मुकाबले दोनों टीमों के मध्य हुए हैं और उसमें 22 मुकाबले मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। यानी आंकड़ों पर यदि गौर करें तो यहाँ केकेआर बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन केकेआर चाहेगी कि आज आंकड़ों में सुधार किया जाए। और अभी वर्तमान में हालिया यदि प्रदर्शन की बात की जाए तो मुंबई इंडियन के हौसले लगातार पराजय के बाद थोड़े से पस्त हैं, और दूसरी तरफ केकेआर बढ़िया करती हुई टूर्नामेंट में दिखाई दे रही है। सर बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो ऐसा कहूँगा कि मुंबई अपने चिर परिचित अंदाज में, हम जितने भी पुराने संस्करण आईपीएल के उठाकर देखेंगे उन सब में जैसे सुस्त लोग होते हैं कि धीरे धीरे वो पुराना डीजल इंजन होता है, उसको टाइम लगता है वार्म अप होने में, अप एंड रनिंग में, स्पीड पकड़ने में। मुंबई ने लगभग हर संस्करण में ऐसा ही किया कि पहले 2, 4, 5 मैच हारे हैं, और 5 मैच हारने के बाद में धीरे धीरे वो लय में आते हैं, और फिर जो मिड सीजन सेशन होता है इस टूर्नामेंट का, वो अपनी स्पीड गेन करते हैं, वापस से जीतते हैं और क्वालिफाई करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं जाकर टूर्नामेंट के फाइनल में जाना या रनर्स अप रहना या और चैंपियनशिप जीतना, ऐसा करते चले आए हैं। परंतु इस बार 2 फ्रेंचाइजी ऐड होने से
और एक टीम बैलेंस सबका चेंज होने से एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन अब आ गया है नया ऑक्शन होने के बाद में, उन टीमों को जेल करना, उन प्लेयर को जेल करना, उनके साथ खेलना, और कंपटीशन इस बार ज़्यादा अच्छा हो गया। जैसे हमने कल भी कहा था 10 में से 8 टीम ऐसी हैं जो प्लेऑफ से लिए क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही प्रबल दावेदार हैं। जब आपको ऐसा कंपटीशन मिल रहा हो और आप ऑलरेडी 2 मैच हार चुके हों तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कम बैक करना, और वो भी उस टीम के अगेंस्ट जो पिछली बार की रनर्स अप है। उन्होंने दिखाया कि कैसा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, और ब्रेंडन मैकलन जो चीफ कोच हैं केकेआर के, वो जिस ब्रांड का क्रिकेट खेलते थे अपने समय में कि उनके पास में कोई डिफेंस करने वाला स्ट्रोक उनकी बुक में नहीं था। आना है, ताबड़तोड़ मारना है और रन बनाना है। आप सबको याद होगा आईपीएल का सबसे पहला मैच जिसमें 156 रन बनाए थे उन्होंने ओपनिंग करते हुए, और सारे बॉलर्स की बखियां उधेड़ दी थी। जहां तक इस मुकाबले की हम बात करेंगे तो सूर्य कुमार यादव जो हैं मुंबई के सबसे हाईएस्ट रन गेटर हैं इस फ्रेंचाइजी के। अनफॉर्चुनेटली वो हेयरलाइन क्रैक होने के कारण से अब तक खेल नहीं पाए हैं। अब वो फिट हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आज मुंबई के लिए वो खेलेंगे तो उनकी बैटिंग को स्ट्रेंथ करेंगे। उसी तरीके से अगर हम केकेआर में देखेंगे तो पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन हैं वो बहुत अच्छा सीजन खेल कर आ रहे हैं। एशेज में उन्होंने बहुत सारे विकेट लिए, ऑलराउंडर हैं वो, ऑल्दो वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं एज ए बॉलर, और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि केकेआर की टीम में उनका आना, उनकी तरफ से ये 2 बड़े प्लेयर आने से ये मुकाबला जो बड़ा है ये और भी बड़ा हो जाएगा और स्पाइस अप हो जाएगा। परंतु जैसे मैं बार बार कहता चला रहा हूँ कि टीम आपकी कैसी भी हो, लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है। अगर हम दोनों मैचेस मुंबई के रेट करें तो मुंबई ने पहले मैच में ईशान किशन और रोहित ने दोनों ने 50 किए थे और एक बड़ी पार्टनरशिप, लंबी ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। परंतु उसके बाद में कुलदीप ने आकर बीच में 3 विकेट लेके और एकदम से उनकी बैटिंग को रोक दिया था, और फिर उतने रन आराम से उन लोगों ने चेस कर लिए थे। सेकेंड मैच में अगर हम देखेंगे तो उस समय भी ऐसा ही चल रहा था कि जो उनका मिडिल ऑर्डर था वो क्लैप्स हो गया। तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, और एक बॉलर जो उनके थम्पी है वो एक ऐसा चेंज है जो मुझे लगता है कि 2 मैचेस में एक वीक लिंक है कि दोनों मैचेस में थम्पी को जब जब जरूरत पड़ी तब उन्होंने मारा। सेकंड मैच में बटलर ने पहले ओवर में 26 रन बना दिए, उनको पूरे मैच में उसके बाद ओवर नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न है, उनको थम्पी को चेंज करना होगा। उसको अगर चेंज करते हैं तो जयदेव नाटकर है उनकी टीम में जो उनकी जगह आ सकता है। लगभग सिमिलर स्टाइल का बॉलर है, लेफ्ट आर्मर है, वैसे ही स्लोअर बॉल यूज करता है, पर लाइक फॉर लाइक रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं इम्पैक्ट डलेगा कि जयदेव नाटकर के आने से, थम्पी को हटाने से कुछ बहुत बॉलिंग लाइन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। परंतु फिर भी क्या होता है कि अगर एक बॉलर जो है उसको 2 मैचेस में अगर थ्रेशिंग पड़ती है और लास्ट में एक ओवर में 26 रन पड़ने के बाद में आपको बॉलिंग ही नहीं दी जाती तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है। 2 मैचेस में आपको मार पड़ी है तो कहीं ना कहीं अगर उसको रेस्ट देंगे तो वो फिर से रिकवर करके अगले मैचेस के लिए आपके लिए रेडी हो सकते हैं। तो एक बैटिंग में सूर्य कुमार का आना और एक बॉलिंग चेंज करना मुझे लगता है कि एक चेंज हो सकता है आपकी लक में। और एक और बड़ा फैक्टर है कि आज जो मैच है वो एमसीए ग्राउंड पूना में है, वो मुंबई में नहीं है। तो पूना में ड्यू फैक्टर नहीं है और वहां पे 2 मैच खेले गए हैं और दोनों ही बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं, रन बनाए हैं, रन बनाने के बाद उसको डिफेंड किया। तो फेयर ग्राउंड है दोनों टीम के लिए खेलने के लिए। जो टीम अच्छा करेगी वो टीम उसमें जीतेगी। मुंबई अपने घर से जाकर पूना में खेल रही है, केकेआर तो वैसे ही बाहर खेल रही थी। और केकेआर जिस ब्रांड से क्रिकेट खेलती है, हमने पिछली बार भी देखा कि वेंकटेश अय्यर ने बोला कि ब्रेंडन मैकमिलन चाहते हैं कि आप वहां जाकर बॉल को डिफेंड नहीं करें, डिफेंस नहीं करें, आपको मारकर खेलना है, आप आउट हो जाइए कोई बात नहीं है। ये दर्शाता है कि ये एक हेड कोच, एक फ्रेंचाइजी वो कैसा अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहता है। और ऐसे अटैकिंग क्रिकेट में अगर आपका 1 या 2 बैट्समैन भी चल गए तो वो इतने रन बना देंगे कि जहाँ दूसरी टीम को मुश्किल आएगी उसको चेस करना। तो मुंबई इज अप अगेंस्ट ए टीम विच इज रोलिंग। उन्होंने 2 मैच जीते हैं और मुंबई को अभी अपना खाता खोलना है इस आईपीएल में। तो लेट अस सी आज के मैच में। और कम से कम आज मुझे लगता है दोनों कैप्टन में से ये ग्रज नहीं होगा कि साहब मुझे गीली बॉल के साथ में बॉल करने को दी गई इसलिए मैं जीत नहीं पाया। आज आप जाइए, अपना पोटेंशियल दिखाइए कि वाकई में आपके पास में क्या स्ट्रेंथ है, आपके पास में क्या टैलेंट है, आप उस मैच को कैसे समझते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि रोहित शर्मा के लिए भी एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा कि आप इंडियन टीम के T20 के कैप्टन हैं,
आप बहुत बड़े बल्लेबाज हैं और आपके होते समय आप इंडियन टीम को लीड करते हैं, अपनी फ्रेंचाइजी को लीड कर रहे हैं, तो ये जो छोटे मोटे हिकअप सभी आ रहे हैं, मैं तो छोटे मोटे हिकअप कहूँगा कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने परफॉर्म किया, बल्लेबाजी अच्छी हुई, बट बल्लेबाजी स्टेबल नहीं हुई। मिडिल ऑर्डर अगर जहाँ पे अगर आप देखेंगे राजस्थान रॉयल जैसी टीम का 20 के ओवरों में 10.12 रन बनाए, वहां अगर देखेंगे तो वो 6.5 रन 7 रन की बात करें, 7 और 10 10.5 रन में 3.5 रन मिडिल ओवर में जो डिफरेंस होता है एक बहुत बड़ा मार्क क्लास में डालता है। तो आपको एज ए टीम, एज ए थिंक टैंक, एज ए कैप्टन आपको एक पॉलिसी बनानी होगी, अपने प्लेयर्स के ऊपर भरोसा रखना होगा, उनको बताना होगा, रोड डिफाइन करना होगा कि कन्वर्ट में आपका विकेट भी गिरता हो तो कोई बात नहीं है, हम वहां पे बॉक डाउन नहीं हो सकते हैं, हमें 9 रन 10 रन पर ओवर मिडिल ओवर में ही बनाने होंगे ताकि कॉम्पिटेटिव स्कोर रखकर और हमारे बॉलर उस स्कोर को डिफेंड कर सकें। वैसे मुंबई कई संस्करण में अपनी सुस्त भरी एक शुरुआत के लिए जानी जाती है। 2015 में तो लगातार ये टीम 4 मुकाबले हारे लेकिन चैंपियन बनी। तो कहा जाता है कि शेर यदि 2 कदम पीछे लेता है तो डर के नहीं बल्कि छलांग मारने के लिए। सर 2 कदम हो गए, 2 मुकाबले हो गए, पराजित हो गए, अब छलांग का वक्त आ गया। बिल्कुल बिल्कुल आ गया और मुझे लगता है कि आज लगाएगी छलांग। हाँ, क्योंकि रोहित और ईशान किशन अगर ये दोनों चले तो डेफिनेटली वो अच्छे स्कोर बनाएंगे। और आज मुझे लगता है कि मुंबई जो पुरानी मुंबई थी वैसा खेलेगी। मतलब कलकत्ता की टीम भी इतनी छोटी टीम नहीं है कि आप उसको ऐसा सोचेगी कि एक से दिग्गज बॉलर हैं केकेआर के पास, बॉलर है केकेआर में और बहुत ही अच्छा वो खेल भी रहा है। तो मुझे आज उम्मीद है कि कलकत्ता से भी अगर वेंकटेश रन बनाएंगे तो बहुत खुशी होगी इंदौरी होने के नाते। पर आज मुंबई अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आज करेगी। सर आंकड़ों की हम बात करें, 29 मुकाबलों में से 22 मुंबई इंडियन अब तक जीत चुकी है। ये आंकड़े मुंबई इंडियन के खेमे के लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है क्योंकि अब एक जीत की तलाश है, पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोलना है। तो आज से बेहतर मुकाबला कोई नहीं हो सकता। अवसर माना जाएगा या फिर नहीं? मैं बार बार कहता चला हूँ कि जो हिस्ट्री है वो एक रिकॉर्ड है, वो किताब में पैक हो गया, लिखा गया, रख दिया गया। परंतु यू आर अप अगेंस्ट ए टीम, और 2020 में गिवन डे के ऊपर कोई भी टीम किसी टीम को हरा सकती है, रिकॉर्ड मैटर नहीं करता। और वो भी तब जब रसेल आर्नेट पिछले मैच में जहां पे 70 रन 31 बॉल बनाकर आए हैं, बीस्ट हैज अनलीज्ड, वो आ गया है बाहर और रेडी है मुंबई टीम के ऊपर अटैक करने के लिए। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं उमेश यादव की, तो उमेश यादव नई बॉल के साथ जितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और अगर वैसी ही बॉलिंग उन्होंने आज भी करी तो मुंबई के ओपनर्स के लिए और टॉप ऑर्डर के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। वो उन्होंने आकर शुरू में 2 विकेट 3 विकेट ली हैं और 2-3 विकेट अगर मुंबई की पहले निकल जाती हैं। देखिए 2020 जो है 120 बॉल आपको खेलना है। 120 बॉल में अगर आपके कंसिस्टेंट विकेट गिरते चले जाएंगे तो नया बैट्समैन जब आता है उसको समझने में पेस क्या आ रही है, बॉल मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है, आंखें बिल्कुल उसके हिसाब से सेट हो पाए, आपकी बॉडी मूवमेंट, ब्लड सर्कुलेशन रहा, तो उसमें 3 4 5 बॉल आपकी वेस्ट होती हैं। वो 3 4 5 बॉल पर बल्लेबाज आप 5-7 विकेट खोते हैं तो वो 6-7 ओवर होते हैं। तो 6-7 ओवर आप कहीं पे भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कम से कम विकेट गिरें, आपका नया बैट्समैन जो है वो आकर जल्दी से जल्दी रन बनाए, ऐसा ही मोटो रहना चाहिए। और एक प्री डिफाइंड टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा कि केकेआर के पास में जो स्पिनर्स हैं वो बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, बॉलिंग भी उनके पास अच्छी कर रही है, बैट्समैन उनके पास में इस तरह के हैं कि कोई भी एक बल्लेबाज अगर चलेगा तो वो लंबा स्कोर बना देगा। तो आई डोंट थिंक कि मुंबई के लिए रास्ता इजी होगा। हम लोगों को मैच तो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सर केकेआर टीम भले ही अभी बेहतर प्रदर्शन कर रही है लेकिन कई कमजोरियां भी कुछ मुकाबले में उजागर हुई है, क्या कहेंगे आप? T20 गेम ऐसा है कि इसमें आप अगर जैसे सर ने बताया कि अगर आपने 3-4 ओवर खराब खेले तो फिर क्या होता है कि वो अगर मोमेंटम चला गया आपका तो वापस से लाना बड़ा टफ होता है। तो ऐसा नहीं है कि कमजोरियां हैं, कमजोरियां तो सभी में रहती है, थोड़ी थोड़ी कमजोरियां सभी टीमों में है, ऐसा नहीं होता है। पर अब वो पर्टिकुलर दिन पे रहता है कि आज किसका दिन है, किसी का अच्छा रहता है तो फिर वो बहुत ही अच्छा करेगा वो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कलकत्ता की टीम इतनी ऐसी नहीं है कि आप उसको एकदम ऐसे ही हरा देगी मुंबई की टीम। आज मैच बहुत अच्छा हुआ जो सरल हुआ है। मैं तो कुछ स्टैट्स और आपसे साथ शेयर करना चाहूँगा कि पैट कमिंस जो मोस्ट प्रोबेबली आज ये मैच खेलेंगे, उन्होंने ईशान किशन को 3 इनिंग में 5 बॉल पे 3 बार आउट किया। इन फॉर्म बैट्समैन है, 550 लगातार 5 आईपीएल मैचेस में उन्होंने बनाए हैं। पर उनके स्टैटिस्टिक्स अगेन ए बॉलर जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अभी इन फॉर्म है। हमने देखा कि एशेज में इंग्लैंड के अगेंस्ट किस तरीके से उसने बॉलिंग करी, उनको कैप्टन बनाया गया और कैप्टन बनते से उन्होंने बिल्कुल 1 साइडेड एशेज सीरीज जो थी इंग्लैंड बहुत ही बुरी तरीके से हार के गया है।
तो वो इनफॉर्म बॉलर हैं, और इनफॉर्म बॉलर एक इनफॉर्म बैट्समैन का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो अभी तक मुंबई सारे मैचेस जीती है, हार्डली केकेआर ने मैच जीता है। और वहीं अगर आप देखेंगे, क्योंकि क्या ये जो बॉलर होता है वो बैट्समैन की स्ट्रेंथ और वीकनेस समझता है, और वो बॉलर बहुत चालाक लोमड़ी टाइप बॉलर है। उसने 3 मैचेस में 5 बॉलों में 3 बार ईशान किशन को आउट किया है। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करेंगे तो रोहित को नारायण ने 18 इनिंग्स में 7 बार आउट किया है, और रोहित के एवरेज उसके अगेंस्ट जो है वो 19.6 है। तो उनके 2 बैट्समैन वर्सेस 2 बॉलर अगर आप देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो मुंबई के फेवर में नहीं है, क्योंकि यही दोनों बैट्समैन हैं जो अभी तक रन बनाते चले आ रहे हैं। ईशान से फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि छठी इनिंग में भी लगातार 50 बनाए ताकि मुंबई का स्कोर एक अच्छा हो सके। सूर्य कुमार यादव एक सीजन बैट्समैन है, बट क्योंकि इंजर्ड थे, चोटिल थे, बाहर थे, नहीं खेल रहे थे। आप इतने दिन से मैच प्रैक्टिस में नहीं, जब वापस आएंगे तो एकदम से आकर आप कितने अच्छे बैट्समैन भी क्यों ना हो, आपको थोड़ा सा मैच प्रैक्टिस चाहिए होता है, और फिर वो एक क्वेश्चन मार्क रहता है, क्या इतने दिनों बाद आप अच्छे लेवल का क्रिकेट नहीं खेले। नेट्स पे खेलना एक अलग बात होती, एक मैच टेम्परामेंट और मैच में जाकर खेलना वापस आके एक अलग बात होती है। तो देखना ये होगा कि सूर्य कुमार यादव क्या वही सूर्य कुमार यादव हैं जिनके ऊपर इंडियन टीम ने भी इतना बैंक किया और उसने बहुत अच्छे रन बनाए, और मुंबई के भी हाईएस्ट रन गेटर हैं। क्या वो आज मुंबई को इस डाइंग सिचुएशन से, इस हमेशा वो हमने कहानी एक कछुए की और खरगोश की सुनी हुई तो खरगोश सिर्फ इसीलिए कि कोई बात नहीं, हम तो लास्ट में जीत ही जाएंगे, तो सोता रहता है। तो क्या ये सोता हुआ खरगोश टाइम रहते जाग पाएगा, ये आज हमको देखना होगा। ये एक खास और दिलचस्प अंदाज में आपने कहानी बयान कर दी है। वैसे सर, वेंकटेश अय्यर क्या इंदौर के खिलाड़ी हैं, एक अच्छी इनिंग का इंतजार है, आप सभी लोग उनसे लगातार टच में रहते हैं, क्या आपकी या उनके जो अन्य कोच हैं उनसे चर्चा हुई है, कुछ उन्हें सुझाव आपकी तरफ से टिप्स दिए गए हैं? देखिए, वो प्रोफेशनल प्लेयर है कि हमारे सुझाव की उनको ज़रूरत नहीं है, पर सब ये चाहते हैं, सारे इंदौर वासी ये चाहते हैं कि हमारे जो शहर का एक लड़का वहाँ जाके खेल रहा है तो वो अच्छा परफॉर्म करे, जैसे उन्होंने लास्ट ईयर किया था। पर इस साल उनका अभी तक तो बैटिंग अभी इतना अच्छा उन्होंने किया नहीं है, पर उम्मीद करते हैं कि इस मैच में जरूर वो अच्छी बैटिंग करेंगे और कोलकाता को अच्छा स्कोर स्टार्ट देंगे। सर, आपने जैसे बताया ब्रेडन मैकुलर ने कहा है कि आपको सिर्फ जाकर हिट करना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं लगातार अगर चलता है और खिलाड़ी हिट करने के चक्कर में जो अपना एक प्राकृतिक खेल है उसको प्रभावित कर लेता है। हम देखें 3 इनिंग में अब तक उनके बल्ले से रन नहीं निकल पाए, तो यहाँ क्या ज़रूरत है कि इस मुकाबले में थोड़ा सा खुद को समय देने के बाद हिट की तरफ जाया जाए? नहीं, ठीक बात है। मैं इस चीज़ का मुरीद हूँ कि अगर आप बल्लेबाज हैं तो आपका काम बल्लेबाजी करना है, आप ऑलराउंडर हैं तो आपको बॉलिंग भी करनी है और विकेट भी लेनी है, और अगर आप कंसिस्टेंटली ये सब करते रहेंगे तो आपकी जो पोजीशन है, जो जगह आपको टीम में मिली हुई है, वो इंटैक्ट रहेगी। आपका थिंक टैंक कुछ भी बोलता हो, पर अगर आप स्कोर नहीं करेंगे तो वह कितना भी आपसे कहें कि साहब आपकी टीम में जगह पक्की है, पर कहीं ना कहीं उनको प्रेशर आएगा, और उस प्रेशर आने के कारण से आपकी टीम और आपके ऊपर भी, और इवन आपका जो इंटरनेशनल करियर है वो दांव पर है। कि आज उनका कंपैरिजन हार्दिक पांड्या से होता है। हार्दिक पांड्या बाहर इसलिए थे क्योंकि उनके बैक में इंजरी थी और वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। एक ऑलराउंडर को बॉलिंग करना जरूरी है और बैटिंग करना जरूरी है, और अब हमने देखा है कि वो गुजरात टाइटंस के कैप्टन हैं हार्दिक पांड्या, और उन्होंने बल्लेबाजी भी अच्छी बेहतरीन करी है, और अपने कोटे के 4-4 ओवर भी कर रहे हैं और अच्छी स्पीड भी डाल रहे हैं। तो आपका नियरेस्ट कंपटीशन जो है वो फिट है, रनिंग है, अच्छा कर रहा है, तो आपको उससे बेहतर करना होगा अगर आपको इंडियन टीम में अपनी जगह पक्की रखनी है तो। और अभी वेंकटेश जो है यंगस्टर है, उनको बहुत लंबा करियर है, पर कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी, दिस इज डिमांड फॉर एनीथिंग। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आप कितना बड़ा टैलेंट हो आपको, क्योंकि इंडिया में हमारे पास इतने सारे प्लेयर हैं। अब हमने देखा कि अंडर 19 के 6-7 प्लेयर खेल रहे हैं, आकर ही उन्होंने सबको इम्प्रेस किया हुआ है। अब आप मौका कितनी बार किसी टीम के किसी भी प्लेयर को टीम में दिया जा सकता है? 1 बार दिया जा सकता है, 2 बार दिया, तीसरी बार कर्टन्स हो जाते हैं कि थैंक यू वेरी मच, वी विल ट्राई एंड गिव चांस टू ए न्यू टैलेंट। उनको देखने दीजिए, और उस समय आकर अगर उसने इनकैश कर लिया तो फिर इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि जो वेंकटेश अय्यर और सर ने हार्दिक पांड्या का कंपैरिजन कर रहे थे, तो उसमें एक सबसे बड़ा जो है कि वेंकटेश अय्यर बैटिंग ऑलराउंडर है और हार्दिक पांड्या बॉलिंग ऑलराउंडर है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस, क्योंकि उनकी बॉलिंग जो वेंकटेश अय्यर की है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी हार्दिक की है। स्पीड है,
तो इनकी स्पीड और देखा पिछले मुकाबले में हमने बिल्कुल वो ये वेंकटेश मेरे ख्याल में 125-28 के आसपास डालते हैं और वो 135 30-35 के बीच में डालते हैं, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो जो है वो डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, इसलिए कंपैरिजन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और हमारी ये दिली इच्छा है कि हम वेंकटेश अय्यर बिल्कुल आज के मैच में जरूर रन बनाएं। और बात कर लेते हैं एक खास खिलाड़ी की, वरुण चक्रवर्ती। सर मिस्ट्री स्पिनर माना जाते हैं और अपने गेंदबाजी का जो उनका चक्र है उसमें बल्लेबाज फंसता हुआ दिखाई देता है। ये कितनी बड़ी परेशानी खड़ी करेंगे, क्योंकि मुंबई के जो बल्लेबाज हैं हमने देखा कि वो पेसर को तो बढ़िया खेल लेते हैं लेकिन स्पिनर्स के आगे कहीं ना कहीं परेशानी झेलते हुए दिखाई देते हैं। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। उसको मिस्ट्री स्पिनर माना गया है, इंडिया टीम में ड्रॉप भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ खास यूए में भी नहीं कर पाए। और अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पे विकेट्स में उन्होंने कोई थ्रेट ही नहीं किया, ऑल्दो उनका जो इकोनॉमी रेट है वो बहुत अच्छा है। और कोई भी कैप्टन जो है वो ब्लेस्ड होता है, जो अगर आपके पास में कंजूस बॉलर हो जो रन ना देता हो और विकेट भी आपके ले ले तो सोने पे सुहागा होता है। तो मुझे वहाँ इतना लग नहीं रहा कि हाँ उसके बजाय मैं ऐसे बोलूँगा सुनील नारायण की अगर हम बात करेंगे तो वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, इकोनॉमी भी उनकी अच्छी है और उनको बैट्समैन जो है रीड नहीं कर पा रहे हैं, मार नहीं पा रहे हैं। तो स्पिनर्स उनके पास अच्छे हैं, मीडियम पेसर्स उनके पास में अच्छे हैं, बैटिंग क्लिक कर रही है। बीच में 3-4 बैट्समैन इस तरह के हैं कि वो आकर किसी भी 1-2 ओवर में पूरे मैच का स्वरूप बदल सकते हैं। हमने देखा किस तरीके से 30 रन रसल ने एक ही ओवर में मार दिए, और वो मैच जहां पर स्ट्रगल कर रहे थे, रगड़ते घिसते मरते हुए जा रहे थे, और 2 ओवर में उन्होंने मैच 2-3 ओवर में खत्म कर दिया। तो आप जब इस तरह की टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, और रसल को क्यों इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यू किया जाता है वो उन्होंने बता दिया पिछली बार भी। ऑल्दो पिछले 2 सीजन में अगर हम देखें तो वो कुछ नहीं खास नहीं कर पाए, इंजर्ड भी थे, कभी प्रॉपर्ली बॉलिंग नहीं करी, कभी बैटिंग नहीं करी। बट इस बार अगर हमने देखा कि इस पर्टिकुलर सीजन में 15वें आईपीएल संस्करण में वो फिट एंड फाइन सब कुछ लग रहे हैं। ऑल्दो उससे पहले मैच में उनको बाउंड्री बॉल से शोल्डर में लगी भी थी और उन्होंने अपना बॉलिंग कोटा पूरा नहीं किया था, 3 ओवर के थे, चौथा नहीं किया था। अगले में आकर उन्होंने ऑल्दो सिर्फ 2 ही बॉल करी और 1 विकेट लिया, कोई रन नहीं दिया, और 31 बॉल पे 70 रन बनाकर तो उन्होंने बिल्कुल एक उस पर्टिकुलर मैच का पासा ही पलट दिया, जिस समय लग रहा था कि केकेआर के लिए वहाँ पे मुश्किलें होंगी। सर एक खिलाड़ी को भी अपने अनुभव और क्षमता का परिचय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टीम का अहम हिस्सा है और अनुभवी खिलाड़ी हैं अजिंक्य रहाणे। सर क्या कहेंगे, ज़रूरत है अब जवाबदारी लेने की? बहुत सीनियर प्लेयर हैं और थोड़ा 2020 फॉर्मेट में मेरे हिसाब से मैं उनको इतना फिट नहीं बैठते, कम रेट देंगे। यस, क्योंकि वो टेस्ट प्लेयर मतलब थोड़ा सा डिफेंसिव और इस टाइप के हैं। इस 2020 फॉर्मेट ऐसा गेम है कि इसमें आपको जाके मारना ही है। तो मुझे थोड़ा सा वो 2020 फॉर्मेट के प्लेयर कम लगते हैं। अब क्योंकि केकेआर ने उनको लिया है और उनको यूज़ कर रहे हैं, आप बाहर में फॉरेन के केवल 4 प्लेयर ही खिला सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों में इसलिए वो इंडियन प्लेयर में वो चल रहे हैं वो। पर वो 2020 प्लेयर जो मैचेस होते हैं 2020 के, उसके हिसाब से वो आप देखना वो इंडिया टीम में भी नहीं है। इसके अलावा मैंने उनको मुश्ताक अली भी खेलते हुए कम देखा है, तो मुझे लगता है कि वो इतने फिट नहीं है जितना होना चाहिए। और अब टॉस की बारी आ गई है, लेकिन उससे पहले हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि आखिर उनकी पसंद आज कौन सी टीम हो सकती है। वैसे टॉस जैसे कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैटर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन आज ऐसी नहीं है कि बहुत ड्यू फैक्टर दिखाई दे, तो टॉस पर भी सभी की निगाहें रहेगी और कुल मिलाकर जो अच्छा खेलेगा आज वो मुकाबला जीतेगा। सर फेवरेट टीम? नीड ऑफ द आवर तो मैं कहूँगा कि क्योंकि हम चाहते हैं कि कंपटीशन बहुत अच्छा हो और जो टीमें अच्छी नहीं कर रहे हैं वो अच्छी करें, और जो अच्छा कर रहे हैं उनको किसी तरीके से टफ कंपटीशन मिल के उनका जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर जगह है उसको रीशफलिंग हो, वो अप हो डाउन हो, ताकि हमको अच्छे से अच्छा क्रिकेट खेलने को मिले। ऐसा ना हो कि कुछ टीमें जो हैं बहुत आगे निकल जाए और कुछ टीमें बिल्कुल जो हैं वो स्ट्रगल करती रहें बाद में। तो मैं चाहूँगा कि मुंबई इंडियंस अच्छा खेल रहे हैं और वो अपनी जो छोटी मोटी कमी है उनको दूर करें और एक वेकअप अलार्म है उनके लिए, और मुझे लग रहा है कि आज वो अच्छा करेंगे, मुंबई इंडियन आज जीतेगी। सर सर मुंबई इंडियंस की तरफ है तो मैं कलकत्ता की तरफ हूँ, वेंकटेश आज अच्छा करें ऐसी उम्मीद है मुझे, और उनकी टीम भी जीते तो अच्छा रहेगा। वैसे सर टॉस की हम बात कर रहे थे, टॉस होने जा रहा है, क्या आप अगर कोई भी कप्तान क्या फैसला करेगा? मुझे लगता है जो भी जीतेगा वो बैटिंग करेगा। ये ट्रेंड जो 2 मैचों का ये चेंज ऑफ वो है पॉलिसी है कि उन्होंने देखा, हमने सब जगह देखा, मुंबई में आप टॉस जीतिए और बॉलिंग करिए, और यहाँ पे एमसीए ग्राउंड के ऊपर जो पुणे में है, क्योंकि एक जैसी कंडीशन रहती है तो लोग पहले बैटिंग करना चाहते हैं और दोनों पहले बैटिंग करने वाली टीमें जो जीत चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि इजी डिसीजन होना चाहिए, बट फिर भी थिंक टैंक अलग अलग सोचते हैं,
देखिए केकेआर टॉस जीतने के बाद में क्या करता है, मुझे तो उम्मीद है वो बैटिंग ही करेंगे पहले। तो कुल मिलाकर स्ट्रेंथ पर भी काम किया जाता है, अगर कंडीशन पर बहुत ज्यादा नहीं हो तो पहले गेंदबाजी का फैसला केकेआर ने लिया है, क्योंकि श्रेयस अय्यर के खाते में टॉस का श्रेय गया है और सर गेंदबाजी का फैसला लिया थोड़ा सा। मुझे देखिए क्या होता है, हम लोग देखिए उनके पास जो थिंक टैंक है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े प्लेयर है उनके पास में, उनने क्यों ऐसा किया, एक उनकी सोच है क्या पीछे होगा। बट हमने अभी तक जो इस विकेट के ऊपर देखा है कि इट्स कंड्यूसिंग फॉर बैटिंग फर्स्ट, जो पहले यूज़ करता है स्ट्रिप को, लेकिन उसके बाद में जब सेकंड टाइम आप यूज़ करते हैं तो बॉल थोड़ा सा रुक कर आती है, वेयर एंड टियर होने के बाद में बॉलर को कुछ हेल्प मिल रही है, तो एक थोड़ा सा मेरे हिसाब से डिसीजन जो है, इट शुड हैव बीन विन टॉस, बैट, मेक रन्स एंड डिफेंड द टोटल वट एवर यू मेक। सर हाँ, जो सर बोल रहे हैं बस सर की बात सही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद विकेट रीड करने के बाद उनको ऐसा लगा होगा कि बाद में बैटिंग करना ज़्यादा हमारे लिए इजी रहेगा, तो इसलिए उन्होंने पहले बॉलिंग ली है। क्या हो सकता है कि जल्दी विकेट लेके वो मुंबई को प्रेशर में डाल के और वो एक 170 के आसपास उसको रोकने की वो कोशिश करेंगे, तो उनके लिए ज़्यादा इजी टारगेट हो जाएगा। बल्लेबाजों पर भरोसा जताया है कि बाद में एक टारगेट सेट हो जाएगा तो हम उसे चेस कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर केकेआर ने यहाँ टॉस जीत लिया और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। केकेआर इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि अगर आज का मुकाबला जीता तो अंक तालिका में ये टीम टॉप पर पहुंच जाएगी, और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस है जो चाहेगी कि केकेआर के खिलाफ जो अब तक का उनका इतिहास रहा है वो शानदार रहा है, उसे बरकरार रखते हुए पॉइंट्स टेबल में अपनी भी जीत का खाता खोल लिया जाए। तो हमारे लिए कुल मिलाकर ये दिलचस्प मुकाबला है और निगाहें रहेगी इस दो बड़ी टीमों के बड़े खिलाड़ियों पर। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए डीजीएनआर न्यूज के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।